أعوذ بالله من الشैतान الरजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मांगता हूँ मैं अल्लाह की शान मखदूस से, अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान निहायत रहम वाला है। सब तारीफ़ अल्लाह के लिए जो मालिक सारे जहान वालों का बहुत मेहरबान निहायत रहम वाला है। मालिक के जो रोज़ हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। हमको सीधा रास्ते चला रास्ता उनका जिन पर तूने इनाम किया, ना कि उनका जिन पर तेरा वज़्र हुआ और ना बल्कि वो सदक़ल्लाहुल अज़ीम। I welcome you all in the online session of power distribution and utilization. In the online session of electromagnetic field theory. आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे सीरैन को। अच्छा जी, सेशन को हम स्टार्ट कर चुके हैं और इसमें ये डिस्कस कर रहे हैं कि सेंट्रलाइज रैन जो कि सेंट्रलाइज रैन क्या होता है हमारा रेडियो एक्सेस नेटवर्क कहते हैं इसको जनाब। अच्छा, आजकल जो टर्मिनोलॉजी चल रही है बेस बैंड यूनिट के हवाले से, राउटर्स के हवाले से रिमूव कर चुके हैं और उसके अंदर हम ये चीज़ डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरीके से चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं और चल रही हैं। आप अगर इसे गौर से देखें तो हमारा ये बेस स्टेशन है। बेस स्टेशन में मुख्तलिफ टावर्स होते हैं। टावर्स को हम डिस्कस कर चुके हैं कि टावर वो होते हैं हमारे जो इर्द गिर्द के जो हमारे होरिजन होते हैं, लोकलाइज्ड यूज़र्स होते हैं, उनको सिग्नल प्रोवाइड करते हैं और ये सारे सिग्नल्स जो हैं आपके मुख्तलिफ इलाकों में लगे हुए होते हैं जो एक बड़ा एरिया कवर कर रहे होते हैं। ये टावर जो हैं जैज़ के, यूफोन के और टेलनॉर, इन सब के अपने अलग अलग उसके हिसाब से होते हैं और इनके होरिजन के इर्द गिर्द जो यूज़र होते हैं वो मौजूद होते हैं जो कि सिग्नल की अवेलेबिलिटी को मेंटेन रखते हैं। तो इस हिसाब से अगर आप देखें ऐसे तो ये बड़ा एक जाल होता है इसके सेंस में ना, एक बहुत तवील लेवल की एरियाज में कवर अप किया जाता है। इनके सबको ऑब्सलीट करके अगर हम एक सेंट्रलाइज रैन का नेटवर्क इंट्रोड्यूस कर दें, रेडियो एक्सेस नेटवर्क, तो उसका फ़ायदा हमें ये होगा कि इन सब की जो अलग अलग कॉस्टिंग होती है, मेंटेनेंस की है, जहाँ पे ये लगे हुए होते हैं वहाँ का किराया देना पड़ता है, बिल्डिंगों की ऊंचाइयों पे लगे हुए होते हैं वहाँ का किराया होता है, वहाँ का रेंट होता है, वहाँ का इसकी ऑयलिंग होती है, रिपेयर मेंटेनेंस होती है और बहुत सारे मसले मसाइल हैं और मुख्तलिफ वायर्स बिछाई जाती हैं। फिर उन वायर्स को लेके आप BS यानी बेस स्टेशन के अंदर लेके आते हैं और उसे कनेक्ट करते हैं। जी, इसी के साथ ही साथ हम करते ही हैं कि इन चारों को मिलाकर हमने एक सेंट्रलाइज रैन का टावर बना लिया, सेंट्रलाइज एक्सेस नेटवर्क, सेंट्रलाइज रेडियो एक्सेस नेटवर्क। अब इससे फ़ायदा ये होता है कि ये इन सब का काम एक ही जगह पे कर रहा होता है और ये एक ही लगा हुआ होता है जो सारे बड़े एरिया को कवर कर रहा होगा। 5G में ये चीज़ है जो कि हम इंट्रोड्यूस आहिस्ता आहिस्ता करते जा रहे हैं। तो ये सेंट्रलाइज का फ़ायदा क्या होता है, ये टावर एक ही जगह लगा रहेगा और जब ये एक ही जगह लग जाएगा तो बहुत सारी जो कॉस्ट होती है वो इसके नतीजे में कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि आपको बजाय सारी
लोकेशंस को फीड करना, फुलफिल करना, उससे बेहतर ये होता है कि आप एक ही लोकलाइज एरिया को एक ही डिवाइस से एक कंप्लीट हॉरिजन ऑफ लोकेशन को फुलफिल कर लेते हैं। तो सी रैन का ये फ़ायदा होता है। अच्छा, वो अपना सिग्नल इसको प्रोवाइड करता है बेस स्टेशन को। बेस स्टेशन से ये बी एस में आता है, बी एस से एम एस सी में, यानी मोबाइल स्विचिंग, बी एस सी मोबाइल स्विचिंग सेंटर में जाता है। तो ये बेस बैंड यूनिट होते हैं आपके, एंड राउटर्स रिमूव फ्रॉम सेल साइट्स। तो ये जो बेस बैंड यूनिट है, बेस स्टेशन ये होता है, इसमें बेस बी बी यू, बी बी यू किसे कहते थे, बेस बैंड यूनिट। बेस बैंड यूनिट्स आपके होते हैं मुख्तलिफ, और इनके अपने अपने राउटर्स होते हैं। तो इन सब को रिमूव करके एक सी रैन, सेंट्रलाइज एरिया नेटवर्क को, रेडियो एक्सेस नेटवर्क को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, जिसके ज़रिए से बहुत सारे अखराजात इससे कम हो जाते हैं, कॉस्ट रिड्यूस होती है, और एक बहुत बड़ा नेटवर्क का जाल जो होता है वायर्स का रिड्यूस हो जाता है। सिर्फ एक टावर, उसका एक वायर होगा, उसके ज़रिए से ये चीज़ें फुलफिल हो जाएंगी। तो एक बेस बैंड यूनिट, जो सी बेस बैंड यूनिट लगाया जाता है, वो बेस स्टेशन को अपना सिग्नल देता है। मिसाल के तौर पे एक पूरा औरंगी 2.5 नंबर है या बल्दिया 4 नंबर है, तो ये पूरे एक एरिया के लिए एक ही टावर काफ़ी रहेगा। हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी और लार्ज फ्रिक्वेंसी में ये अपने सिग्नल को ट्रांसमिट करेगा, जिसके ज़रिए से एक बड़े लोकेशन, एक बड़ा एरिया, बड़ा लोकेशन इससे कवर हो सकेगा, और बड़ा एरिया, बड़ा लोकेशन इससे कवर होने के बाद सिग्नल की ओरिजिनेशन, अवेलेबिलिटी सारी जगह पर मौजूद रहेगी। तो बेस बैंड यूनिट एक लगता है बजाय बहुत सारों के, उससे फ़ायदा होता है, और उसके साथ ही साथ जो आपका राउटर इसमें लगता है वो एक ही होता है। तो आपकी बहुत सारी सेल ऑफ साइड राउटर्स और बहुत सारे बेस बैंड यूनिट सेंट्रलाइज से आपको निजात मिल जाती है, और आपकी कॉस्टिंग भी बहुत ज़्यादा बच जाती है। तो आपको एक ही जगह किराया देना होगा, एक ही जगह पे जनरेटर लगाना होगा, एक ही जगह उसकी फुल एडजस्टमेंट करनी होगी, और रिपेयर मेंटेनेंस भी एक ही साइड पे करनी होगी, और कोई मसला होगा तो वो भी एक ही साइड पर होगा। तो सेंट्रलाइज होने का ये फ़ायदा होगा। तो फिर आप अपने एक बेस बैंड यूनिट को बेस स्टेशन से लिंक कर देंगे। अच्छा जी, तो आप बेस बैंड यूनिट्स यहाँ पे लगाएंगे, और ये आपका बी एस स्टेशन कहलाता है। ये बेस बैंड यूनिट है, ये आपका बेस स्टेशन कहलाता है, और उससे एम एस सी मोबाइल स्विचिंग सेंटर को आप सिग्नल प्रोवाइड करेंगे, और इससे आपकी कम्युनिकेशन मुख्तलिफ एरियाज़ में फुलफिल हो पाती है। तो ये एक मेजर कैटेगरी है, इसके ज़रिए से ये चीज़ें फुलफिल हो पाती हैं और चल पाती हैं। तो अहमियत इस चीज़ की इसलिए बहुत ज़्यादा है। साथ ही साथ हम इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएंगे, और इसमें मज़ीद कुछ बातें भी दिखेंगे जो कि अब हमारे सामने आ रही हैं। अब मैं ये बताता हूँ आपको कि इसमें क्या बात है। सेंट्रलाइज रैन होने से फ़ायदा ये होता है कि इसकी कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है। सबसे अहम चीज़ तो ये इसकी, इन सारे इंडिविजुअल लोकल यूज़र एरिया को लगाने से, जो आपके बेस बैंड यूनिट बहुत सारे लगाने से सेंट्रलाइज होने का फ़ायदा ये है कि इसकी स्पेसिंग बच जाती है। आपको ये सारी साइट्स किराए पे ले लेनी पड़ेंगी, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है, ऊंचाई वाली बिल्डिंग आप लेते हैं जिसके ऊपर आपको स्पेसिंग रिक्वायर्ड होगी, जहाँ पर छत के एक्सेस आपको चाहिए होगा, वहाँ पे इसको आप इंस्टॉल करेंगे, और वगैरह वगैरह जैसी चीज़ें होंगी। तो इसको आपको उसके लिए स्पेस रिक्वायर्ड होगा, तो वो स्पेस सारा फ्री हो जाएगा। हीटिंग, इस इन सब की हीटिंग होती है, तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें 4 जगह इंस्टॉल करनी पड़ेंगी, बजाय इसके कि आप एक लगा दें और वहाँ एक ही जगह इस चीज़ को इंस्टॉल करें। तो इससे भी कॉस्ट बच जाएगी। कूलिंग मैकेनिज्म, हीट से प्रिवेंट करने के लिए कूलिंग मैकेनिज्म बजाय 4 लगाने के एक पे कॉस्ट बच जाएगी। और आपकी पावर सप्लाई, जनरेटर हो गई, इसका फ्यूल हो गई, रिपेयर मेंटेनेंस हो गई, वो 4 जगह से एक जगह सेंट्रलाइज होना बेहतर है। और टेस्ट एक्सेस, अगर आपको ये चेक करना है कि अवेलेबिलिटी, कहीं फॉल्ट हो गया, अब फॉल्ट एक हो गया, तो वो फॉल्ट हुआ कहाँ पर है, वो फॉल्ट इनमें से कहाँ हुआ, तो ये डिटेक्ट करने में भी बहुत टाइम लग जाता है। अगर ये सेंट्रलाइज होगा तो आपको सीधा सीधा पता होगा कि भाई देखो, टावर एक है, उसकी साइट एक है, और वायर जो है यहाँ से बेस बैंड यूनिट का जा रहा है बी एस यानी बेस स्टेशन में। तो जो भी मसला होगा आप यहाँ से उसे डिटेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे अहम फ़ायदा इसका यह है कि आप इसमें टेस्ट एक्सेस, लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ सेंट्रलाइज रेडियो एक्सेस नेटवर्क की वजह से
आसानी से अपनी बहुत सारी चीज़ें कर सकेंगे। तो ये इसका एक बहुत अहम और एक फ़ायदा होता है जिससे आप इसको फुलफ़िल कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें मज़ीद कुछ एक्सेसिबिलिटी डिस्कस करते हैं जो कि ये वाली है। हम्म, अच्छा, इसमें थोड़ा ये धुंधला हो रहा है कि ट्रांसपोर्ट रीच जो है 15 से 20 किलोमीटर तक होती है। मतलब ये जो इनकी डिस्टेंस होती है ना, तो सोचें ये 20 किलोमीटर, ये 20 किलोमीटर, ये 20 किलोमीटर, ये 20 किलोमीटर, तो ये 80 किलोमीटर बन जाता है। 80 किलोमीटर का मतलब ये है कि आपके इतने लंबे लंबे डिस्टेंस के साइट्स लगी हुई होती हैं, इनमें अगर कोई मसला आ जाए तो आपको वायर तलाश करने में कि कहाँ फॉल्ट हुआ है, कहाँ से कटा है, इसमें ही बहुत टाइम लग जाता है। तो इसकी रिपेयर मेंटेनेंस एक बड़ा इशू होगा। सेंट्रलाइज होने से फ़ायदा ये है कि तार अगर कटता भी है, वो अगर मिसाल ले लें चलें 40 किलोमीटर का, तो तार तो एक ही होगा ना, और उसकी साइड भी एक ही होगी, तो उसमें बहुत सारे मसले मसाइल से हम बच जाते हैं। तो उसका फ़ायदा ये होता है। तो बात करते हैं S1 इंटरफेस एरीगेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन में। जो आपके ये जो हमने पढ़ा था ना कि बीबीयू के अंदर प्रोवाइड करते हैं, जितने भी आपके टावर्स थे इंडिविजुअल, तो बेस बैंड यूनिट कितने थे आपके? 5 हो गए। तो 5 बेस बैंड यूनिट जब आप राउटर को प्रोवाइड करेंगे, तो राउटर आपका इन 5 स्विचिंग नेटवर्क्स को, स्विचेस को लेकर राउटर में देगा। राउटर आपका एक कैरियर ईथरनेट केबल के ज़रिए से बक हॉल कनेक्शन को प्रोवाइड करते हो, ये आपका फाइबर ऑप्टिक्स होती है, एमएससी को प्रोवाइड करेगा। तो एमएससी ये कम्युनिकेशन का काम फुलफिल करती है, और एमएससी वायरलेसली किसी दूसरे कंपनी के या अपने ही कंपनी के एमएससी से कनेक्ट होती है। जैसे ये मिसाल के तौर पे कराची में है, ठीक है, ये पूरा सिस्टम कराची में लगा हुआ है, लेकिन आपको कॉल मिलानी है अपना बहावलपुर में, या आपको कॉल मिलानी है कोयटा के अंदर, तो वहाँ का एमएससी आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। अच्छा, हर कंपनी का एमएससी अलग होता है। अब जैसे ये जैज़ का एमएससी है और ये पूरा नेटवर्क जैज़ का है, लेकिन आपको ना जोंग पे कॉल मिलानी है, तो इसी तरह एमएससी जोंग का अलग होगा और उनका राउटर, उनके बीबीयू अलग होगा। तो आप एक बीबीयू के अंदर जाकर, जो सेल के अंदर 11वें मेंबर है, यूज़र है जिसने कॉल मिलाई है, और दूसरे जो जोंग के एमएससी से होते हुए, उसके राउटर से होते हुए, उसके बेस बैंड यूनिट तीसरे में जाके आप कॉल मिलाई है आपने, जिससे आप टेलीनॉर के बंदे से बात करना चाहते हैं, और वो उसके आप 22वें यूज़र हैं जो कि उसके सेल में मौजूद हैं एक बेस बैंड यूनिट में। अब सारी बात यह है कि आपकी कवरेज होने के लिए, और एमएससी टू एमएससी कम्युनिकेशन जो होती है वो वायरलेस होती है, वायरलेस कम्युनिकेशन होती है, क्योंकि राउटर से जो ये बी एस होता है, बेस स्टेशन से एमएससी तक जो वायर बिछाई जाती है, वो आपकी फाइबर ऑप्टिक्स होती है, जिसके ज़रिए कम्युनिकेशन हो पाती है। लेकिन एमएससी से किसी दूसरे नेटवर्क को कॉल मिलाने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए आपको रिक्वायर्ड होती है वायरलेस कम्युनिकेशन, क्योंकि भाई आप लाजमी सी बात है, कराची से लेके कोयटा तक एक तार तो नहीं पहुंचा सकते हैं एमएससी कम्युनिकेशन तक। और अगर आपको कॉल मिलानी है गवादर, तो यहाँ से गवादर तो कॉल मिल जाएगी, तो एमएससी कम्युनिकेशन इसमें इन्वॉल्व होगी ना, बहुत सारे एमएससीज मिलेंगे उससे, जो आपकी कॉल की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पाएंगे उसके ज़रिए से। तो ये सारी चीज़ें जो रिक्वायरमेंट उसमें फुलफिल होती हैं, रिक्वायरमेंट फुलफिल करी जाती है, तो एमएससी बीएस इसमें इंट्रोड्यूस होता है। अच्छा, इसके बाद एक अच्छा मुबीन भाई, यहाँ तक कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए, मैं रिकॉल कर दूंगा टॉपिक के हवाले नो से। सर, अच्छा जी, समझ आ रहा है सर। सर ओके जी, कंटिन्यू करते हैं फिर हम आगे। अच्छा, जिस तरीके से आपको समझ आ गया कि हमारे इंडिविजुअल बेस बैंड यूनिट होते हैं जो अलग अलग टावर्स कहलाते हैं, उसके ज़रिए हमने कहा कि इन सबको ख़त्म करके एक सेंट्रलाइज टावर कर देते हैं, उससे हमें फ़ायदा हो जाएगा। तो हमने इसके बाद की जो अप्रोच है वो इस्तेमाल करी, उसका उसका नाम है SDN, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क, और नेटवर्क फंक्शन वर्चुअलाइजेशन।
तो ये क्या चीज़ होती है, हर चीज़ सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड करती होती जा रही है, हर चीज़ सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड, यानी सॉफ्टवेयर डिफाइन नेटवर्क का मतलब हर चीज़ डिफाइन है, और वो चीज़ डिफाइन मैकेनिकली, या उससे हम कह सकते हैं कि ये म्यूचुअली नहीं है, बल्कि ये डिफाइन है प्री डिफाइंड नेटवर्क के अंदर और सॉफ्टवेयर के ज़रिए से। तो ये पूरी चीज़ सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क के ज़रिए हो रही है कि हर चीज़ जो है आपकी सॉफ्टवेयर बेस होती जा रही है, जितनी भी हैं। तो जितने भी आपके ये हार्डवेयर हैं, ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क के अंदर आते जाएंगे, और सॉफ्टवेयर इनके डिसीजन लेगा किसको कॉल मिलानी है, किससे मिलानी है, क्या और किस कौन करेगा। इसमें हार्डवेयर भी इन्वॉल्व होगा, लेकिन जो मेन सोचने का डिसीजन का काम होगा वो डिफाइंड नेटवर्क विद सॉफ्टवेयर किया जाएगा। और इसमें नेटवर्क फंक्शन वर्चुअलाइजेशन भी होगी, जो वर्चुअल लेवल पे चीज़ें डील हो रही होंगी। तो इसी नज़रिए को हम अगर आगे बढ़ाएं, तो इसके अंदर एक एस्पेक्ट और हो सकता है जो कि मैं डिस्कस करता हूँ यहाँ से आगे। सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क और नेटवर्क वर्चुअल फंक्शन वर्चुअलाइजेशन में हम बात कर रहे थे जी, ये चीज़ है। आगे बढ़ गया। अब एक चीज़ ये है कि सर्वर कैन रिप्लेस हार्डवेयर। सर्वर जो होते हैं ना, इन पूरी चीज़ को सर्वर के ज़रिए हार्डवेयर से रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसमें वर्चुअलाइजेशन बेस बैंड यूनिट फंक्शनैलिटी इंट्रोड्यूस होगी, और वर्चुअल लेवल के ऊपर बेस बैंड यूनिट डील कर रहे होंगे। तो जो बेस बैंड यूनिट आपके सामने हैं, ये वर्चुअल लेवल पे काम कर रहे होंगे, और सॉफ्टवेयर के नेटवर्क के ज़रिए चीज़ें डिफाइन की जाएंगी, और ये उस पर काम करेंगे। तो हार्डवेयर को सर्वर के ज़रिए रिप्लेस करने की कोशिश की जा रही है, और आपके हार्डवेयर जो हैं वो सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क की तरफ अब जाते जा रहे हैं। उसके फ़ायदे हैं बड़े, तभी हम इस चीज़ के ऊपर मूव करते जा रहे हैं। मोर एफिशिएंट यूज़ ऑफ एग्जिस्टिंग स्पेक्ट्रम। अब इसमें एक अहमियत की चीज़ ये भी है कि मिसाल के तौर पर ना, ये आपके टावर लगे हुए हैं 4, इनको सेंट्रलाइज करते हुए आपने एक टावर को इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। तो इससे होगा ये कि जब आप का इसके ऊपर ट्रैफिक बढ़ेगा, तो इन सब के ऊपर देखें, ट्रैफिक जो है रेड का मतलब है कि इन सब पे ट्रैफिक बढ़ा हुआ है। तो इनकी एफिशिएंट यूज़ स्पेक्ट्रम को सही तरह से यूटिलाइज नहीं करवाया जा सकता, तो क्योंकि ये इसका ट्रैफिक फॉलो हो गया। तो एफिशिएंट यूज़ और यूटिलाइजेशन के लिए ज़रूरी ये होता है कि आप अपने स्पेक्ट्रम और फ्रिक्वेंसी को सही तरीके से डिवाइड करें एरिया में, तो आपका ट्रैफिक जो है बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं होगा। ये बिल्कुल ऐसे ही मतलब है कि सब लोगों ने एक साथ एक ही वक्त में एक सेल में कॉल मिलाई हुई है, और सेम सिनेरियो इन तीनों का भी है और इसका भी है। तो ये चीज़ नामुमकिन वाली बात है, लेकिन एरिया कवरेज के लिहाज से और स्पेक्ट्रम के अंदर फ्रिक्वेंसी जो हम डिवीज़न करते हैं, या फेज़ के हिसाब से अगर हम वो स्लॉट्स डिवीज़न करते हैं यूज़र के लिए, तो ट्रैफिक ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इस चीज़ को बहुत ज़्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए वर्चुअलाइजेशन के ऊपर काम हो रहा है, जिसके ज़रिए से हमारा ट्रैफिक हमारे टावर्स के ऊपर कम से कम होगा। उस बिहाफ के ऊपर हम बात करें, तो एक चीज़ हमारे सामने आती है कि ये जो बेस बैंड यूनिट है, उसके बाद बी स्टेशन बेस बैंड यूनिट से बी पे जाता है, बेस स्टेशन से MSC में जाता है। तो ये मल्टीपल साइड सेल साइड बेस बैंड यूनिट को लोकेट आपस में एक साथ करते हैं। तो जितने भी बेस बैंड यूनिट हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ को रिलेट करते हैं, लोकेटेड होते हैं एक दूसरे के साथ, जिसमें एक दूसरे से कम्युनिकेशन चैनल हमारा बना हुआ होता है। अब इसमें ये देखें कि हमारा जो है ना, एक एस्पेक्ट ये है कि एक स्टेडियम है, ठीक है, स्टेडियम, इसको समझने की कोशिश करें। स्टेडियम के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो कि मैच देखने आए हैं, वो सब कॉल मिला रहे हैं, एक दूसरे से बात भी कर रहे हैं। तो वो कॉल मिला रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो देखिए वहाँ पे रेड सिग्नल इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा, बहुत हद तक बढ़ गया है। तो फिर क्या करने की ज़रूरत होती, ये करने की ज़रूरत होगी, तो फ्रिक्वेंसी लोकेशन जो बाकी टावर्स को दी गई है, ए के अंदर तो ट्रैफिक बहुत बढ़ गया, तो इसका स्केल ऑफ इंडिकेशन बता रहा है कि इस पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है स्टेडियम की वजह से। जैसे आपका नेशनल स्टेडियम की तरफ जो टावर लगा हुआ होगा, वहाँ पर अवेलेबिलिटी यूज़र की कभी कभी बहुत बढ़ जाएगी। वहाँ पे इंडस यूनिवर्सिटी भी है, वहाँ पे हाउस भी हैं, हॉस्पिटल्स हैं, और मार्केट्स भी हैं। तो उसके एरिया के अंदर कवरेज आपको कभी कभी बहुत ज़्यादा भी बढ़ जाती है। ऑफिस भी हैं, ब्लड बैंक भी है वहाँ पे, और इसके अलावा जो है दुकानें भी हैं, इन सब का ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, फ्लैट्स बने हुए हैं।
तो कभी कभी जब ट्रैफिक बहुत बढ़ जाएगा तो फिर सर्वर काम ये करता है कि उसको उसके अंदर डिफाइन ही होता है कि मिसाल के तौर पे अगर यहाँ पे ट्रैफिक बढ़ गया तो वर्चुअल लेवल पे, सर्वर के लेवल पे वो अपने स्पेक्ट्रम ऑफ बैंड फ्रीक्वेंसी इससे उधार ले लेता है कि भाई तुम्हारे पास जो कवरेज है ना वो मुझे दो। देखो तुम्हारे पास जो है वो ग्रीन ग्रीन से हुए, यानी तुम्हारे पास ट्रैफिक नहीं है और तुम्हारे पास भी ट्रैफिक नहीं है। तो अगर आप गौर से देखें तो बी और सी पे ट्रैफिक नहीं है, ग्रीन है ये ना, और रेड पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। तो होगा ये कि जो स्पेक्ट्रम ऑफ एलोकेशन फ्रीक्वेंसी या स्पेक्ट्रम ऑफ एलोकेशन फेजेस जिसमें यूज़र आपके एलोकेट किए गए होंगे, तो अगर वहाँ पे ट्रैफिक कम है बी और सी पे, तो वो सारा का सारा स्पेस अवेलेबिलिटी स्पेक्ट्रम की जो फ्रीक्वेंसी टाइम या फेज की डिवीजन पे आपने की हुई होगी, वो सब की सब रिक्वायरमेंट आप ले लेंगे ए के ऊपर, क्योंकि आपको एंटरटेन करना है स्टेडियम के ऊपर। क्योंकि जैसे ही आप कॉल मिला रहे होंगे तो अवेलेबिलिटी सिग्नल की नहीं होगी, कॉल नहीं मिलेगी, और होगा ये कि टावर के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड आ जाएगा, वो बहुत सारे यूज़र्स को एंटरटेन नहीं कर पाएगा एक ही वक्त में। तो इसकी अवेलेबिलिटी के लिए आपके जो ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए और इसके स्पेक्ट्रम को बढ़ाने के लिए, एलोकेशन को बढ़ाने के लिए इनसे स्पेक्ट्रम लिया जाता है और इससे कवरेज को बढ़ाया जाता है ताकि मैक्सिमम यूज़र को एंटरटेन किया जा सके, जो वहाँ पे स्टेडियम में मैच देखने आए हैं, जिनका वहाँ पे घर है, फ्लैट में है, इंडस यूनिवर्सिटी में है, इसके अलावा ब्लड बैंक है वहाँ पे, और हॉकी स्टेडियम है, बहुत सारे लोग वहाँ पे अवेलेबल होंगे। तो ये सारी एरिया की कवरेज आप इस पूरे लेवल पे करते हैं। सिर्फ एक टावर, ये नहीं कहेंगे ये टावर तो वहाँ लगा हुआ वही संभालेगा, ऐसा नहीं है सर। नेटवर्क सर्वर या एसडीएन जिसे कहते हैं, सर्वर नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन की तरफ हम जाते हैं, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क की तरफ हम जाते हैं। तो वहाँ पर यही चीज़ है जो कि आम कन्वेंशनल सिस्टम के मुकाबले में यहाँ पर आपने दीगर टावर को भी लूप में लेते हुए अपनी अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रैफिक को कंट्रोल किया यहाँ पे। तो इसका ये बहुत बड़ा फ़ायदा है कि आप अच्छे खासे एरिया को इससे कवर कर सकते हैं। अच्छा जी, सेविंग इन कैपिटल एंड ऑपरेशनल एक्सपेंस। अच्छा, इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें कि आपकी जो है कैपिटल सेविंग भी होती है, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस भी होते हैं। कैपिटल सेविंग होती है जब ओवरऑल आप उसमें कैपिटल आप इन्वेस्ट करते हैं कि जी पूरा टावर यहाँ पे ना नया लगाना है। ऑपरेशनल एक्सपेंसेस ये होते हैं कि आप डेली बेसिस के ऊपर, वीकली मंथली बेसिस के ऊपर उससे खर्चा क्या आ रहा है, उससे किराया देना है आपने, उसकी साइट का जो है वो रिपेयर मेंटेनेंस करनी है, उसके अंदर कभी कभी इक्विपमेंट ख़राब हो जाता है तो इक्विपमेंट इंस्टॉल करना है, वहाँ के कार्ड ख़राब हो जाते हैं कम्युनिकेशन के, तो वो आपको रिप्लेस करने हैं। इसके अलावा जनरेटर लगा हुआ है उसका आपको रेंट देना है, फ्यूल देना है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए आपको फुलफिलमेंट करनी होगी। तो इन तमाम तर चीज़ों के लिए आपने जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफ़िल करने के लिए अपनी बहुत ज़्यादा तगो-दो करनी होती है, और वो इतना आसान नहीं होता कि आप ये पूरी चीज़ों को आसानी से सँभाल लें। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती हैं, और वो इतना आसान नहीं है कि आपको अंदाज़ा हो रहा हो कि वो आसानी से सब कुछ हो जाएगा। तो इसके अंदर बहुत भाग-दौड़ होती है, और इसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी इन्वॉल्व होती है और ऑपरेशनल इन्वेस्टमेंट, जिसके नतीजे में हम ये कहते हैं कि आपका ये चलाया गया जो ऑपरेशन है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है। इसीलिए ये जो इसमें पैसा बहुत इन्वॉल्व है इन चीज़ों में, कैपिटल इन्वेस्टमेंट है और आपकी ओवरऑल ये इन्वेस्टमेंट है, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस। मेरे ख्याल में ये चीज़ समझ आ गई होगी। कैपिटल तो एक ओवरऑल होती है कि जो आप पूरी साइट का प्लांट एक वक्त में लगाते हैं। जैसे आपसे कोई नई कंपनी आई ना जिसका नाम है मिसाल के तौर पर लूडो, लूडो नाम है उसका। अब लूडो अपना नेटवर्क जब यहाँ पे बिछाएगा तो उसको यहाँ पे छतों के ऊपर बहुत सारी अपना सिस्टम इंस्टॉल करना होगा। सिस्टम इंस्टॉल करने के साथ ही साथ उसको टावर लगाने होंगे, जनरेटर अवेलेबिलिटी रखनी होगी। जहाँ पर अपना वो सर्वर या सिस्टम इंस्टॉल कर रहा है वहाँ पे उनको रेंट देना होगा। तो ये सारी चीज़ें वो हैं जिनमें आपको अवेलेबिलिटी की ज़रूरत होगी। डिक्रीजिंग पावर कंजप्शन की बात करें तो 4G बेस बैंड यूनिट जो हैं आपके बेस बैंड राउटर्स जो हैं उसके उनकी पावर कंजम्पशन कम है, और राउटर्स लगते हैं उसमें, और हीटिंग एंड कूलिंग इक्विपमेंट भी साथ लगाया जाता है। अगर 4G के इक्विपमेंट के कंपेयर करें आप 5G से, तो 5G के इक्विपमेंट के अंदर ना आपके बहुत बड़ा आप सिस्टम नहीं लगाना पड़ता, बल्कि एक ज़रा सी एक डिवाइस होती है जो इसके बराबर की है 5G की डिवाइस। सिर्फ वो लगाते हैं आपके 5G की ओरिजिनेशन ओरिएंटेशन फुलफिल हो जाएगी। एक छोटी सी डिवाइस और कार्ड लगाना होगा सिस्टम में,
और आपका सिस्टम पूरा का पूरा अपग्रेड हो जाएगा 5G के अंदर। तो ये एवोल्यूशन की टेक्नोलॉजी है जो कि इस्तेमाल हो रही है। रिड्यूस कैपिटल एक्सपेंसेस, अब इन सब का मतलब यही है कि आप इन सब की बजाय एक राउटर अगर लगा दें, सेंट्रलाइज जिसे कहते हैं, सी रैन में हमने ये पढ़ा था, तो उसका फ़ायदा ये हुआ कि आपको मुख्तलिफ डिवीज़न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप एक ही सेंट्रलाइज टावर को इस्तेमाल करते हुए अपनी रिड्यूस कैपिटल एक्सपेंसेस भी कर सकते हैं और आप जो अपने ऑपरेशनल एक्सपेंसेस हैं उन्हें भी कम कर सकते हैं। सबसे अहम और बड़ा फ़ायदा इसका ये है। अच्छा, साथ ही साथ जो आपका बेस बैंड यूनिट है, वो बेस बैंड यूनिट जो आपका है वो पोजीशन फॉर नेटवर्क फंक्शनल वर्चुअलाइजेशन की तरफ हम जाते हैं। तो बेस बैंड पोजीशन जो है ना आपकी, ये सारी की सारी रिप्लेस होके नेटवर्क फंक्शंस वर्चुअलाइजेशन की तरफ जा रही हैं। तो ये सब चीज़ें अब डील होनी है नेटवर्क फंक्शंस वर्चुअलाइजेशन के ज़रिए, जो कि बेस बैंड यूनिट के पोजीशन के लिए होंगी। इसी के साथ साथ जो रैन की है, यानी रेडियो एक्सेस नेटवर्क पोजीशन फॉर सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क, और इसकी बहुत चीज़ें जो है रैन की वो जा रही हैं एसडीएन की तरफ, और बीबीयू की जो चीज़ें हैं वो जा रही हैं पोजीशन ऑफ एनएफवी की तरफ। तो इसके ज़रिए से एवोल्यूशन आगे चीज़ें चलती जा रही हैं और वो आगे बढ़ती जा रही हैं। अच्छा जी, नेटवर्क फंक्शन वर्चुअलाइजेशन के हिसाब से अगर बात करें तो इसमें होता ये है कि अगर आपने कम्युनिकेशन करनी है
अच्छा जी, तो हम बात कर रहे थे नेटवर्क फंक्शन वर्चुअलाइजेशन की तरफ। नेटवर्क फंक्शन वर्चुअलाइजेशन के अंदर हम कम्युनिकेशन करते हैं एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक की तरफ, एक लोकेशन दूसरे नेटवर्क की तरफ, और इसमें वर्चुअली ये चीज़ें डील हो रही होती हैं। मतलब इसमें आप हार्डवेयर को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, बल्कि क्लाउड के ज़रिए चीज़ें डील हो रही होंगी, क्लाउड ऑफ द सर्वर के ज़रिए से। तो इसमें मुख्तलिफ डिवाइसेस, DSL के नेटवर्क्स होंगे, राउटर्स होंगे, इंक्रिप्शन के हमारे बहुत सारे डिवाइसेस होंगे जो अपना फायरवॉल वगैरह होंगे। ये सब अपने सर्वर के ज़रिए से क्लाउड, ये सब डिवाइसेस हैं, ये क्लाउड के ज़रिए से कम्युनिकेशन फुलफिल कर पाएंगे दूसरे नेटवर्क, उस दूसरे नेटवर्क जिससे वो कम्युनिकेशन वर्चुअली कर पा रहे हैं। उसमें इंक्रिप्शन, ड्रास, DSL, नेट, स्विचिंग, राउटर्स होंगे, स्टोरेज होंगी, सर्वर्स होंगे, ये सब इसके ज़रिए हम वर्चुअली कर पाएंगे। वर्चुअली इसमें हार्डवेयर की इन्वॉल्वमेंट बहुत कम होगी। तो इसमें हार्डवेयर की इन्वॉल्वमेंट बहुत कम होने के नतीजे में आपकी चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से डील करेंगी। तो नेटवर्क फंक्शन वर्चुअलाइजेशन के अंदर हमें बहुत सारे फ़ायदे हैं, जिससे हमें हार्डवेयर से छुटकारा हासिल हो जाएगा और हमारी बहुत सारी चीज़ें सर्वर क्लाउड पे वर्चुअल लेवल पे काम करेंगे। और इसमें सर्वर की बहुत एक अहमियत है जो कि उस तरह हमें वो डील करवा रहा होगा। तो ये चीज़ एक अहम है जो कि हमें समझने की ज़रूरत है नेटवर्क फंक्शन वर्चुअलाइजेशन की तरफ। इसके सेशन को जो कि हमारा आज का हो रहा था ऑनलाइन, इसे हम एंड करते हैं। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको और हम सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़। अगले सेशन में मुलाकात होगी आप लोगों से।